राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन के संपूर्ण विकास का एक साधन है जो मानव का उचित मार्ग प्रशस्त करता है। अगर मानव जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो शिक्षा का भी कोई उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मानवता का विकास होता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य का पूर्णता से पालन करना मानवता का अधिकार है। भारत के विषय में बात करते समय आमतौर पर जो ख्याल रहता है वो ये कि भारत एक पुरातन देश है जिसके अतीत में केवल कथाएं ही हैं। वो सोच जो आधुनिक शिक्षा एवं समझ का नतीजा है, उस सोच की भारत के प्राचीन इतिहास में दिलचस्पी जरा कम है। ये भुला दिया जाता है कि भारत मात्र एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि सभ्यता का स्थान भी है। इसके जीते जागते प्रमाण बृहत्तर भारत की संस्कृति के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पश्चिम एशिया, मध्य एशिया न केवल इसके इतिहास में बल्कि व्यापार, वाणिज्य और कला के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मिलते हैं। प्राचीन भारत के गुरुकुलों और आश्रमों में दिए जाने वाले मार्गदर्शन, जिसमें आख्यानों, प्रवचनों एवं तर्क की परंपरा रही, के कारण भारतीय मानस पर इन विचारों का एक गहरा असर हुआ। यही कारण है कि महाभारत और रामायण के आख्यान सदियों बाद तक बृहत्तर भारतीय मानस पटल पर अंकित हैं। ये इतिहास को समझने की एक दृष्टि है। हमें हिस्ट्री और इतिहास में अंतर करना पड़ेगा। हिस्ट्री साक्ष्यों के आधार पर पुरातन गलतियों को ठीक करती है। ये ऐसी नजर है जो शवों पर अपने आप को परिभाषित करती है। ये एक तरह का अतीत गढ़ने की कोशिश करती रहती है। इसके उलट इतिहास की समझ है जो खुली है। ये आख्यानों के सहारे अपने आप को पुनर्नवा करती रहती है। पश्चिम के एक विचारक हेडन व्हाइट ने भी साक्ष्य मूलक यानी फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री और आख्यान मूलक इतिहास की समझ को परिभाषित किया है। इस नजरिए से इतिहास समस्त पूर्व के देशों में विकसित हुआ है। ये एक नैतिक समझ है जो अतीत के प्रेतों से मुक्त होकर भविष्य का मूल्यांकन कई तरह से कर सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत के अतीत में कोई शिक्षा परंपरा नहीं थी। एक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण का पूरा इतिहास है। प्राचीन काल में कुछ नगरों का शिक्षण के क्षेत्र में प्रमुख नाम था। ये नगर मूलतः प्राचीन नगर थे और इनका धार्मिक महत्व भी था। उत्तर के क्षेत्र में कश्मीर से लेकर काशी और दक्षिण के इलाके में कांची और मध्य में उज्जैन जैसे नगर थे। इन तीर्थों का धार्मिक महत्व तो था ही, ये शिक्षण के केंद्र के रूप में भी विख्यात थे। काशी में पंडितों की एक विशाल व्यवस्था कायम थी जो कि विद्यार्थियों को शिक्षा देती थी। पंडितों की ये परंपरा संकुचित होती गई। दक्षिण के मंदिरों में दी जाने वाली शिक्षा भी संकुचित हुई है। अभी तक कर्नाटक में पंडितों के कुछ ऐसे ग्राम हैं जहां सामवेद कुछ प्राय उसी शुद्धता से गाया जाता है जो संभवतः आदिकाल में गाया जाता रहा होगा। इसी तरह कोलकाता में संस्कृत के पठन पाठन के कुछ टोल निर्धारित थे
जिसमें यह शिक्षा दी जाती थी। मध्य एशिया के हमलावरों और अंग्रेजों के आने से यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई और उसकी जगह कुछ महाविद्यालय जैसी संरचनाएं उभर आईं। इस तरह से देखा जाए तो प्राचीन काल में शिक्षण की सुचिंतित परंपरा थी, जिसमें गुरुकुल या गुरु शिष्य परंपरा भी थी। यह परंपरा आधुनिक काल में भंग हो गई। ये जानना एक उत्तेजक अनुभव होगा कि हम शोध द्वारा उन परंपराओं को पुनः सामने लाएं। इस परंपरा में गुरुकुलों की भूमिका निस्संदेह प्रमुख है। उदाहरण के लिए उज्जैन का गुरुकुल, जहां श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई थी, वो सांदीपनी आश्रम था। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस तरह पूरे भारत में शिक्षा की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। भारत की परंपरा सशक्त धारा है जो ज्ञान की खोज में सतत लगी रहती है। यही धारा आगे चलकर भारत में विश्वविद्यालयों की नींव बनी। तक्षशिला विश्वविद्यालय 500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या विक्रम संवत 443 पूर्व से 657 वर्ष तक तत्कालीन भारत के उत्तर पश्चिम में यह विश्वविद्यालय स्थित था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के निकट है। यह भारत की बौद्धिक राजधानी के रूप में माना जाता था। यह विश्वविद्यालय जिस वक्त में फल फूल रहा था, तब पश्चिम के विश्वविद्यालयों जैसे अलेक्जेंड्रिया और कस्तुनतुनिया अस्तित्व में ही नहीं थे। यह विश्वविद्यालय विश्व संस्कृतियों का एक मिलन स्थल था। यहां विश्व की तमाम संस्कृतियां आपस में मिलती थीं और संवाद करती थीं। यहां देश विदेश के छात्र आते थे। तक्षशिला एवं इस जैसे विश्वविद्यालयों की हैसियत उच्च शिक्षा संस्थानों की थी। इनमें तर्कशास्त्र और अन्य दार्शनिक सिद्धांतों की पढ़ाई होती थी। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत सी प्रवेश परीक्षाएं देकर ही प्रवेश ले सकते थे। इनके ज्ञान और मेधा का ऐसा स्तर था कि इनमें से कईयों ने तब के विश्व को प्रभावित किया। बहुत से विद्वानों ने युगांतकारी कार्य किए। समझा जाता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र यहीं रहकर तब लिखा जब वो आचार्य के पद पर कार्यरत थे। ऋषि चरक ने चरक संहिता का लेखन यहीं किया। संस्कृत व्याकरण पर यहीं पर शोध किया गया था। अष्टाध्यायी की रचना, जो आज तक संस्कृत व्याकरण की पीठिका मानी जाती है, यहीं रची गई। तक्षशिला विश्वविद्यालय का बुरा वक्त 250 ईस्वी में तब आया जब कुषाण ने तक्षशिला के क्षेत्र में शासन किया। इन आक्रमणकारियों के कारण तक्षशिला का शैक्षिक स्तर पीछे चला गया। इस विश्वविद्यालय का अंत 500 ईस्वी में हूणों के आक्रमण से हुआ। हूण चीन के उत्तर पश्चिम में रहने वाले घुमक्कड़ कबीले के सदस्य थे। हूण आक्रांताओं ने तक्षशिला तकरीबन नष्ट कर दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला के पराभव के पश्चात नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 425 ईस्वी या विक्रम संवत 472 के आसपास ये बना। ये प्राचीन मगध राजसत्ता के प्रयासों से संभव हुआ। ये जानकारी चीन से आए ह्वेनत्सांग और याजिन की आत्मकथाओं में मिलती है। ये यात्री 7वीं सदी में भारत में बुद्ध दर्शन का अध्ययन करने और भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए आए थे। ये विद्यार्थी विश्व की प्रमुख संस्थानों में और इसके महान शिक्षकों की शिक्षण पद्धति का लाभ लेने के लिए आते थे। यहां आने वाले विदेशी विद्यार्थी तिब्बत, चीन, कोरिया, मध्य एशिया के क्षेत्रों से आते थे। मीजिनकी के अनुसार यहां दिन में करीब 100 व्याख्यान होते थे और ये इतने दिलचस्प होते थे कि कोई भी विद्यार्थी एक भी व्याख्यान छोड़ना नहीं चाहता था। ह्वेनत्सांग के अनुसार इसमें प्रवेश के लिए अत्यंत कठिन परीक्षाएं होती थी। यहां आने वाले छात्रों में से लगभग 20% उन विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल पाता था जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते थे। यहां आने वाले विद्यार्थियों की उम्र 20 वर्ष के आसपास होती थी
और विभिन्न विषयों में इन्हें तैयार करने के लिए बहुत से विद्यालय शिक्षा देते थे। यहां जो भी विद्यार्थी आते थे वे योग्यता में सबसे अलग होते थे। इसके बावजूद यहां आने वाले विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 8,500 थी और 1,500 शिक्षक इन्हें शिक्षा देते थे। इनकी ख्याति के बारे में स्पष्ट करते हुए ह्वेनत्स्यांग ने लिखा है कि यहां से पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समाज में बहुत सम्मान था। ह्वेनत्स्यांग ने इसका जिक्र किया है कि नालंदा से प्रभावित होकर तत्कालीन बिहार के क्षेत्र में 4 और विश्वविद्यालय बने थे। ये सभी विश्वविद्यालय नालंदा के सहयोग से चलते थे। 10वीं शताब्दी के आने तक इन विश्वविद्यालयों में से एक विक्रमशिला की ख्याति नालंदा के समकक्ष हो गई थी। यहां धार्मिक शिक्षा के अलावा दूसरे दर्शन के विषयों, विज्ञान, कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनत्स्यांग ने यहां 5 साल शिक्षा पाई और उन्होंने उस समय के महान शिक्षक शीलभद्र के निर्देशन में योग शास्त्र पढ़ा। उन्होंने न्याय हेतु विद्या और पाणिनि का व्याकरण भी पढ़ा। विभिन्न राजाओं ने नालंदा विश्वविद्यालय की धन से मदद की। इससे यहां की इमारतों को भव्य स्वरूप दिया जा सका। यह विश्वविद्यालय गुप्त वंश, हर्षवर्धन और पाल वंश के काल में खूब फूला फला। ह्वेनत्स्यांग के अलावा 8वीं सदी में यशोवर्मन ने भी इसी तरह का वर्णन किया है। गौरी राजवंश के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलची ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया एवं इसके पुस्तकालय में रखी किताबों को जला दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय 800 ईस्वी या विक्रम संवत 857 में राजा धर्मपाल द्वारा मगध में बनवाया गया था। यह नालंदा के समकक्ष ज्ञान का केंद्र था। ये नालंदा के साथ कभी विरोधी और कभी मित्र संस्था के रूप में काम करता रहा। कहा जाता है कि यहां के पढ़े विद्यार्थियों ने तिब्बत में संस्कृति और सभ्यता की नींव डाली। यह विश्वविद्यालय दूसरे शिक्षण संस्थानों से इस अर्थ में अलग था कि यहां केवल वे ही प्रशिक्षु आ सकते थे जिन्हें बौद्ध दर्शन की शिक्षा के बाद बौद्ध भिक्षु बनना होता था। यहां के पढ़े लोगों ने बौद्ध धर्म के विकास में बहुत योगदान दिया। यहां संस्कृत व्याकरण, तर्कशास्त्र, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी और बौद्ध मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। यहां आए तिब्बती यात्रियों के अनुसार यह ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जहां उपाधि दी जाती थी। विद्यार्थियों को महापंडित और पंडितों की उपाधि उनकी शिक्षा के अनुसार मिलती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अंत 1203 ईस्वी में नालंदा की तरह हुआ। इस विश्वविद्यालय को उस काल के राजाओं का संरक्षण बहुत अच्छी तरह से प्राप्त था और यहां का पुस्तकालय भी नालंदा के समान विशाल था। इसको भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय 600 से 1200 ईस्वी या विक्रम संवत 657 से 1257 के बीच बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षण का केंद्र था और यहां शिक्षण पाए व्यक्तियों को सीधे नौकरी मिल जाती थी। यह कुछ आधुनिक विश्वविद्यालयों के समान था जहां कैंपस सिलेक्शन होते थे। 7वीं शताब्दी के आते आते यह पश्चिम भारत में बौद्ध शिक्षण का मुख्य केंद्र बन गया। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण 12वीं शताब्दी में यह भी समाप्त हो गया। नागार्जुन विश्वविद्यालय। प्रख्यात दार्शनिक चिंतक नागार्जुन के नाम पर आधारित यह विश्वविद्यालय दक्षिण में कृष्णा नदी के तट पर स्थित था। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी तक अत्यंत विकसित हुआ। इसका पुस्तकालय बहुत विशाल था। यह विदेशी विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र था। खासकर बर्मा, श्रीलंका और चीन के विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मिथिला विश्वविद्यालय। यह नालंदा के पहले करीब 4वीं-5वीं शताब्दी में शिक्षा का केंद्र था, जहां तर्कशास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी।
ये नालंदा के अस्तित्व में आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। उज्जैनी विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट के जमाने के उज्जैन में गणित और खगोल शास्त्र की शिक्षा अपने चरम पर थी। यहां सबसे पहले वेधशाला बनाई गई, जो कि 0 डिग्री अक्षांश और देशांश पर स्थित थी और जिसमें काल गणना की जाती थी। आधुनिक काल में औपनिवेशशील ताकतों के कारण आज विश्व का पैमाना ग्रीनविच मीन टाइम हो गया है, वरना आज उज्जैन की काल गणना केंद्र में होती। ब्रह्मगुप्त प्रख्यात खगोल शास्त्री जो वराह मिहिर की राह पर चले, वे उज्जैनी विश्वविद्यालय के छात्र थे। ब्रह्मगुप्त ने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती जैसे ग्रंथों की रचना की और वो भास्कराचार्य के गुरु थे। भास्कराचार्य का प्रभाव इस्लामी गणितज्ञों पर भी था। जगदल विश्वविद्यालय, कंथालुर शाला। इसके अतिरिक्त वर्तमान के उड़ीसा में रत्नागिरी और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय मूलतः बौद्ध दर्शन शिक्षा के केंद्र थे। इसी तरह सोमपुरा महाविहार, जो वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, इसमें बौद्ध दर्शन एवं ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह देखें तो प्राचीन भारत के पृष्ठों पर उसकी महानता के प्रमाण आज भी मिलते हैं। ये आधुनिक समझ में कम ही उल्लेख किया जाता है कि भारत की एक बौद्धिक परंपरा भी थी जो बृहत्तर भारत में फैली हुई थी, जिसका उद्देश्य हमारी संस्कृति को बचाना तथा उसका विकास एवं उन्नति करना भी था। अंत में कह सकते हैं कि संस्कृति का अभिप्राय सर्वोच्च नैतिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना, उनका समाज के उत्थान में प्रयोग करना है, जो गुरु शिष्य परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती थी, जिसकी आज पुनः आवश्यकता है। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।